लेंगे, पेट आगे की तरफ, सांस को होल्ड करें कुंभक, और फिर राइट से ही गहरी लंबी सांस छोड़ेंगे, पेट अंदर की तरफ, और सांसों को रोकेंगे रीचक। तो राइट को ब्लॉक करके लेफ्ट से ही गहरी लंबी सांस कुंभक, लेफ्ट से ही सांस छोड़ेंगे। ये एक चक्र हुआ। आइए ऐसे 10 चक्र का अभ्यास करें। रुकिए मत, अभ्यास करते रहिए, बोर मत होइएगा। ये सब योग के अभ्यासों से, यही जीवन है। योग केवल करने से ही होता है, योग देखने से कभी भी नहीं होता। जितना आप इसका अभ्यास करेंगे उतना ही आप इसको समझ पाएंगे और उतना ही अपने जीवन में इसको उतार पाएंगे। करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान। जितना आप इसका अभ्यास करेंगे उतना ही आपकी पकड़ इसके ऊपर आएगी और उतना ही चमत्कारिक रूप से अपने शरीर के अंदर वो अनुभव करेंगे चेंजेस। ऐसा कोई कारण नहीं कि सृष्टि की कोई ऐसी ताकत नहीं है कि आपको बीमार कर सके, अगर आप इसको सही तरीके से रोज करते हैं। और अगर आप नहीं करते हैं तो ऐसी कोई ताकत नहीं सृष्टि की आपको बीमार होने से रोक पाए। ये सब कुछ आपके ऊपर ही निर्भर करता है। चाहे आप किसी भी बीमारी से ही क्यों न ग्रसित हो, योग में स्पेशली जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है हर कोई कर सकता है, क्योंकि श्वास तो हम लेते ही हैं, केवल इसको सही तरीके से लेने का अभ्यास योग है। यथास्थिति गहरी लंबी सांस लीजिए और गहरी ही लंबी सांस छोड़िए। शरीर को व्यवस्थित करिए, श्वासों को अपने नियंत्रण में लाइए और अगले अभ्यास की तरफ चलेंगे। इससे पहले कि अगले अभ्यास की तरफ चले, आइए कुछ टिप आप लोग के साथ शेयर करता हूं। कई बार जीवन में ऐसा समय आता है, ऐसा अनुभव होता है कि हमारे स्वयं के साथ या हमारे परिवार में या किसी समाज में हम कहीं गए हैं, कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, हम देखते हैं कि किसी की सांसें बहुत ज्यादा फूल रही है, व्यक्ति बहुत ज्यादा व्यथित हो चुका है, बीपी बहुत ज्यादा हाई हो गया, पल्सेस बहुत ज्यादा हाई हो गए। ऐसी स्थिति में पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है और हम सीधा डॉक्टर्स की तरफ भागते हैं, हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं, दवाइयां खाते हैं। आइए एक अभ्यास सीखें और उस अभ्यास से आप अपने शरीर पे अपना नियंत्रण वापस ला सकते हैं, अपने श्वासों को अपने हिसाब से निर्धारित कर सकते हैं। जो बीपी बहुत ज्यादा हाई फ्लक्चुएट हो रही है पल्सेस, उसको वापस आप नियंत्रित कर सकते हैं और शायद ही आपको किसी हॉस्पिटल या डॉक्टर्स की आवश्यकता पड़े या मेडिसिन की आवश्यकता पड़े। इन केस पड़ भी जाए तो आप अपने आप को इतना व्यवस्थित कर सकते हैं कि आप हॉस्पिटल जाते जाते आप अपने आप को पूरा कंट्रोल सीमित रख सकते हैं। उस अभ्यास का नाम है नाड़ी शुद्धि क्रिया। नाड़ी शुद्धि क्रिया, हल्का सा आगे की तरफ झुक के बैठेंगे, इसको प्रोन पोजीशन कहा जाता है। हल्का सा आगे की तरफ झुक के बैठेंगे। देखिए सृष्टि में जितने भी जीव जंतु हैं वो अपने हाथों पैर पे चलते हैं जब उनका हृदय धरती की तरफ लटकता है, उनका लंग्स ओपन रहता है। लेकिन मनुष्य केवल ऐसा जीव है कि जब भी बीमार पड़ता है वो पीठ के ऊपर लेटता है। जब हम पीठ के ऊपर लेटते हैं हमारा हृदय का दबाव हमारे लंग्स के ऊपर पड़ना शुरू होता है। एक तो वैसे ही हम केवल 30% अपने लंग्स का इस्तेमाल करते हैं, सांसें हम कम लेते हैं, और जब हमारे हृदय का दबाव हमारे लंग्स पे पड़ता है तो हमारी सांसें और भी कम हो जाती है, हमारा सांस और भी फूलता है। तो बजाय पीठ के ऊपर लेटना, आगे की तरफ झुक के बैठिए।
या लेटिए, इसको प्रोन पोजीशन कहते हैं। अपने राइट नॉस्ट्रिल्स को ब्लॉक करिए और लेफ्ट से गहरी लंबी सांस लेना है और मुंह से छोड़ना है। मात्र 5 से 10 मिनट के बाद आप देखिए आपकी स्थिति बहुत अनुकूल हो जाती है, आपके श्वासें आपके हिसाब से हो जाती हैं, आपका शरीर एकदम व्यवस्थित हो जाता है। जो बीपी बहुत ज्यादा हाई हो रही थी, जो पल्सेस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहे थे, सब कुछ आपके नियंत्रण में आपके चला जाता है। हिम्स हॉस्पिटल में यहाँ पे जब किसी का बीपी बहुत ज्यादा हाई होता है तो हम लोअर लेग इमर्शन कराते हैं, जिसमें दोनों पैर को गर्म पानी में डिप करते हैं 42 डिग्री के टेम्परेचर में। आप जब ये थेरेपी ले रहे होते हैं, आप प्रोन पोजीशन में बैठिए, राइट नॉस्ट्रिल्स को ब्लॉक करिए, लेफ्ट से गहरी लंबी सांस लीजिए और मुंह से सीटी बजाते हुए छोड़िए। देखिए मात्र 10 से 15 मिनट में आपका बीपी अपने आप अपने पैरामीटर्स में आता चला जाएगा। अगर आपका श्वास नहीं भी फूलता है, आप एज ए अटेंडेंट भी है तो भी आप इसका अभ्यास करिए, इसको प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी पैनिक सिचुएशन में आपको इसका ध्यान आएगा, तभी आप किसी की मदद कर पाएंगे। रोज इसका अभ्यास करिए, सुबह शाम। देखिए आप कितना कूल महसूस करते हैं, कितना अच्छा महसूस करते हैं जब आप ये अभ्यास करते हैं। मन एकदम शांत हो जाता है, शरीर एकदम व्यवस्थित हो जाता है, बहुत सहज फील करते हैं आप। एक समय था जब हम अपने घरों में शंख रखा करते थे, शंख हम बजाते थे, मगर हम लोग ने अपने किसी भी धरोहर की इज्जत कभी नहीं की, उसका मान कभी नहीं किया, उसे कभी भी संजो के नहीं रखा। धीरे धीरे वो शंख हमारे घरों से निकलते निकलते हमारे मंदिरों तक जाके सीमित हो गया, और अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश आज के डेट में मंदिरों में भी उसका बहुत कम अभ्यास होता है। हमारी नॉलेज को, हमारे ज्ञान को फॉरेनर्स ने लिया, हमसे ही सीखा और उस पर रिसर्च करके आज वो हमें बताते हैं इसके बारे में, शंख के फायदों के बारे में। शंख वो अभ्यास है जिससे ना केवल आप अपने शरीर के हर बीमारियों को हरा सकते हैं, जिन्हें भी ब्रीदिंग डिसऑर्डर्स है, किसी भी बीमारी में शंख बहुत ही सहज महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। शंख ना केवल आपके शारीरिक, बट शंख आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जिन्हें भी माइग्रेन की प्रॉब्लम है, जिन्हें भी डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, जिन्हें भी अकेलापन से सताता है, जिन्हें भी नींद नहीं आती है, जिनका ब्रेन कभी भी स्विच ऑफ नहीं होता है, जो ध्यान लगा नहीं पाते हैं, हमेशा मन भटकता रहता है, आप जब शंख बजाते हैं, आपका ना केवल शारीरिक बट मानसिक स्वास्थ्य भी धीरे धीरे ठीक होता चला जाता है। यही नहीं, शंख आपके आसपास जो ऑराज है उसको भी करेक्ट करता है। हम सबके आसपास एक ऑरा होता है, एक चक्र होता है, जो लगभग लगभग 10 से 12 फीट का एक घेरा होता है। जैसे हम लोग ने ईश्वर प्रभु या गुरुओं के आसपास एक चक्र देखा है, जैसे गुरु नानक देव के आपने आसपास चक्र देखा है, प्रभु राम के आसपास चक्र देखा है, हर उस ईश्वर के आसपास हमने एक चक्र सा देखा है। वो आभा, वो हम सबके शरीर के आसपास होते हैं, लगभग 10 से 12 फीट। वो आभा मंडल जब डिस्टर्ब होती है, कमजोर होती है, ब्रेक होती है, तभी बीमारी हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है। जब हम शंख बजाते हैं, वो आभा मंडल आपका मजबूत होता चला जाता है। जब हम शंख बजाते हैं, हमारे आसपास के जितने भी नेगेटिव बैक्टीरिया और वायरसेस हैं, वो भी किल होते चले जाते हैं। अपने घरों में शंख अवश्य रखिए, इसका अभ्यास करिए, इसको रोज बजाइए। हमारे हिम्स हॉस्पिटल के नेचुरोपैथी डिपार्टमेंट में, हर्ट में ये शंख अवेलेबल है। जब कभी भी समय मिले जाइए, बजाइए और सीखिए। जर्मन्स ने इसी शंख के ऊपर रिसर्च किया और उन्होंने हमें इसे एक अभ्यास के रूप में बताया। लेकिन आइए शंख बजाकर एक बार मैं आपको केवल दिखाना चाहता हूं कि शंख की ध्वनि कितनी सुंदर, कितनी अच्छी होती है।
बजाइए शंख। इस सृष्टि में, इस कायनात में सबसे पहले जो हुआ था वो एक ध्वनि थी, एक वाइब्रेशन था, वो एक शंखनाद था। जब आप शंख बजाते हैं आपका एक एक सेल चैतन्य हो जाता है। जर्मन्स ने हमें इसके ऊपर रिसर्च करके इसके फायदे अब हमें बताते हैं। अपने फिंगर्स को क्रॉस करिए, एक टाइट मुट्ठी बनाइए जिससे नीचे बिल्कुल भी वायु प्रवेश ना करे, हल्का सा आगे की तरफ झुकिए, सांस भरिए और उसमें सांस फूके। वेसल्वा मेनरो, शंख मुद्रा, शंख नाद, शंख अभ्यास। जिसका भी सांस बहुत ज्यादा फूलता है, बीपी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, हाई या लो रहता है, पल्सेस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, मन हमेशा बुझा बुझा रहता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, अकेलापन सताता है, दिमाग हमेशा चलता रहता है, स्विच ऑफ नहीं होता, अनेकों थॉट्स, स्पेशली नेगेटिव थॉट्स आते हैं। जब आप शंख बजाते हैं, वेसल्वा मेनरो करते हैं, आपकी स्थिति आपके नियंत्रण में आती चली जाती है। बहुत सुकून का अनुभव करते हैं, बहुत शांत फील करते हैं, बहुत सहज फील करते हैं। तो जब कभी भी आप अव्यवस्थित हो, जब आप कभी आपका मन घबराए, सांस फूले, आप इसका अभ्यास करिए। दिन में कभी भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। हमारे हिम्स हॉस्पिटल के नेचुरोपैथी डिपार्टमेंट में शंख अवेलेबल है, जाइए सीखिए, बच्चे वहां पे अवेलेबल है, आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। जब सृष्टि का निर्माण हुआ था, आइए दोबारा उस ध्वनि को सुने, अपने आंखों को बंद करिए, आपका ध्यान आपके दोनों भौं के बीच में, और उस शंखनाद को भरपूर तरीके से सुने, अपने हृदय में उतारे। पूरा शरीर चैतन्य हो जाता है, एक एक रोम छिद्र आपके एक्टिव हो जाते हैं, एक एक सेल आपका मस्तिष्क चैतन्य हो जाता है। उस परम पिता परमेश्वर से कनेक्टिविटी आपकी बढ़ती चली जाती है। हमारे हिम्स हॉस्पिटल के नाइस एक्सपर्ट्स गौरव जी का धन्यवाद, बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने ये शंख बजाया। आप बैठिए, सीखिए, अभ्यास करिए, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। हमारे इतिहास का एक धरोहर है, इसे अपने बच्चों को अवश्य सिखाइए, बच्चों को अवश्य प्रैक्टिस कराइए। आपके बच्चे इतने इंटेलिजेंट हो जाएंगे, इतने समझदार हो जाएंगे, इतने मैच्योर हो जाएंगे कि आपको स्वयं, आपका समाज आश्चर्य करेगा। इस शंख को अपने जीवन में अवश्य उतारिए। आइए अगले अभ्यास की तरफ चलेंगे, और अगला अभ्यास है कपाल भाती क्रिया। कपाल भाती क्रिया वो अभ्यास है जिससे हम अपने शरीर के अंदर पड़े हुए बासी ऑक्सीजन या वायु को बाहर धकेलते हैं और फ्रेश आपके शरीर के अंदर स्वतः ही चलाता है। स्पाइन स्टेट्स के अंदर है, और नाभि से इसका अनुभव करेंगे। जैसे हम छींकते हैं वैसा ही। जिन्हें ऐसे करने में दिक्कत है वो अपने हथेली को अपने नाभि पर रख के अंदर की तरफ पुश करेंगे।
देखिए, हम अपने घरों में हमेशा रिजर्व अमाउंट में कैश या अनाज का रखते हैं कि वक्त बेवक्त उसकी आवश्यकता पड़ सकती है। ठीक ईश्वर ने वैसे इंतजाम किया है कि वो सांसें हमेशा बैलेंस रिजर्व अमाउंट में पड़ी होती हैं। जब कभी भी पैनिक सिचुएशन में, जैसे सांप आकर मुझे दौड़ना पड़े, ऐसी सिचुएशन में उसी वायु की इस्तेमाल होती है। उस बासी पड़े वायु को बाहर ढकेना, फ्रेश को अंदर लेना ही अभ्यास है कपाल भाती क्रिया। अधिक से अधिक धीरे धीरे इसकी काउंटिंग बढ़ाते चले जाइए और इस अभ्यास को करिए। आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि 10 बार किया, फिर गैप दिया, फिर 10 बार किया, फिर गैप दिया। इस तरह 1 से 2, 3 से 4, 5 एपिसोड कर सकते हैं। फिर गैप, फिर 10 बार, फिर गैप। इस तरह 10-10 बार के 3 एपिसोड, फिर इस 10 बार की जगह 15 बार के 3 से 4, 5 एपिसोड। धीरे धीरे इसका अभ्यास करते करते जिस दिन आपका शरीर सहज हो जाए, आप इस पे महारत हासिल करते चले जाएंगे और आप देखेंगे अभूतपूर्व परिणाम, अभूतपूर्व चेंजेस आपके शरीर में, आपके जीवन में आते चले जाएंगे। यथास्थिति गहरी लंबी सांस लीजिए और गहरी लंबी सांस छोड़िए। शरीर को व्यवस्थित करिए, श्वासों को अपने नियंत्रण में लाइए और अगले अभ्यास की तरफ चलेंगे। और अगला अभ्यास है भ्रस्तिका प्राणायाम। भ्रस्तिका शब्द एक लोहार से लिया गया है। जिस तरह लोहार अपने अभ्यास के दौरान अपने सामने पड़े हुए कोयले को और अधिक प्रज्वलित करता है, जिससे लोहा तक गल जाता है, उसके पास एक यंत्र होता है, वो इस तरह इसको हिलाता है। सुपनुमा यंत्र बार बार खुलता बंद होता है, उससे वायु निकलती है और अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। ठीक वैसे ही जैसे गांव में चूल्हा होता था, चूल्हा के आग को और जलाने के लिए हम पंखे का इस्तेमाल करते थे या फुकनी का इस्तेमाल करते थे। ईश्वर ने एक ऐसा ही इंतजाम हमारे शरीर के अंदर किया। हमारे नाभि के नीचे एक अग्नि होती है जिसे हम जठराग्नि कहते हैं। वो अग्नि जो रिस्पॉन्सिबल है आपके भोजन को पचाने के लिए, वो अग्नि रिस्पॉन्सिबल है आपके अधपके भोजन को पचाने के लिए। वो अधपका भोजन जो आप भूख ना लगने के बावजूद भी खा लेते हैं, वो भोजन जो बहुत ज्यादा घनिष्ठ होता है, बहुत ज्यादा हैवी होता है, ना चाहते हुए भी शरीर को उसकी आवश्यकता नहीं होती, हम खा लेते हैं। वो भोजन जो समय पे पचा ही नहीं और आपने दूसरा भोजन कर लिया, आपके शरीर में एक जहर के रूप में काम करता चला जाता है। वो मल जिसे रोज रोज हमारे शरीर से निष्कासित होना चाहिए, लेकिन सालों साल वो मल आपके शरीर के अंदर पड़ा होता है। ये सारे मिलके आपके शरीर के अंदर ऐसा टॉक्सिन्स, ऐसी गंदगी क्रिएट करते हैं जिसके कारण हमारा पूरा शरीर बीमार पड़ जाता है और हमारा जीवन दुखमय और कष्टमय हो जाता है। भ्रस्तिका प्राणायाम द्वारा हम उस जठराग्नि को इतना प्रज्वलित कर देते हैं कि आपका ना केवल भोजन पच जाता है, ना केवल अधपका भोजन वो मल बर्न होकर डाइजेस्ट होकर आपके शरीर से निष्कासित हो जाता है, अपितु भ्रस्तिका प्राणायाम से आपके एक एक अंग वापस वार्म हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। स्पेशली किडनी पेशेंट्स में हल्के से मौसम के बदलाव से ठंड लगने लगती है, कपकपी आती है, तब हमें हीटर या कोई टेक्निक चाहिए होते हैं। आप भ्रस्तिका प्राणायाम का अभ्यास करिए। जिन्हें भी हार्ट का ऑपरेशन हो चुका है, जिनको भी फिस्टुला लगा है, बीपी बहुत ज्यादा हाई होता है, वो उसको अवॉइड कर सकते हैं। अन्यथा बाकी सब लोग करें। अपने हथेली को, अपने हाथ को अपने कंधे की तरफ लाएं। हथेली खोलते हुए सांस लेंगे, हथेली बंद करते हुए सांस लेंगे। जिन्हें भी पेन है वो अपने हथेली को मुट्ठी बांध कर इसे रखें और दोनों ही तरीके से जब आप ये अभ्यास करते हैं, आप देखिए मात्र 5 मिनट में आपके शरीर में गर्माहट से आनी शुरू हो जाती है। आपके शरीर में पसीना तक निकलने आने लगता है, चाहे कोई भी मौसम क्यों ना हो, कितनी भी ठंडक क्यों ना हो। जब आप भ्रस्तिका प्राणायाम करते हैं, आपका शरीर एकदम वार्म हो जाता है, गर्म हो जाता है। आपके एक एक अंग वार्म हो जाता है, एक चैतन्यता, एक स्फूर्ति, एक एक्टिवनेस आ जाती है आपके शरीर में। आंखों के आगे एक रोशनी आ जाती है। जब आप लो फील कर रहे हो, डल फील कर रहे हो, अकेलापन महसूस कर रहे हो, आप भ्रस्तिका प्राणायाम का अभ्यास करिए, बहुत फ्रेश महसूस करेंगे। इसे अपने जीवन में अवश्य उतार कर रखिए। किडनी पेशेंट से
या जो भी पेशेंट है उन्हें कहीं ना कहीं दिमाग में ये शक रहता है कि मैं ज्यादा हिलूंगा डुलूंगा तो कहीं किडनी गिर ना जाए। वो कोई पक्का हुआ आम नहीं है कि टपक के गिर जाएगी। आप झटका मत दीजिए, बट आराम आराम से भी आप ये अभ्यास कर सकते हैं। बट इस अभ्यास को अवश्य करिए, अपने जीवन में उतारिए। गहरी लंबी सांस लीजिए और गहरी लंबी सांस छोड़िए, और अगले अभ्यास की तरफ चलेंगे। और अगला अभ्यास है भ्रामरी प्राणायाम, जिसे गुंजन भी कहा गया है। जिस तरह फूल के ऊपर एक भंवरा गुंजन करता है, मंडराता है, एक हमिंग साउंड क्रिएट करता है, वाइब्रेशन क्रिएट करता है, वही अभ्यास हमने भंवरे से सीखा। क्योंकि योग ना केवल आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बट योग आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। आइए, चूंकि हमारा शरीर पंच तत्व से बना है, धरती जल अग्नि वायु आकाश, छितजल पावन गगन समीरा, यही पांचों मिले बने शरीरा। इन्हीं पांचों को अपने शरीर के अंदर फील करें। अंगूठे से अपने कान, एक उंगली से अपने भौं, आंख, नाक और होंठ, या आप चारों फिंगर से अपने नेत्र के ऊपर रख सकते हैं, जैसा भी आप कंफर्टेबल फील करें। और गहरी लंबी सांस लेना है। सांस को लेने के बाद सांसों को होल्ड करना है, मुंह बंद करके अंदर ओम का उच्चारण करेंगे। सांस को छोड़िए, नाक के आगे वाला उंगली हटा के दोबारा सांस लीजिए और फिर अभ्यास को करिए। देखिए, योग निसंकोच होके, स्वतंत्र होके करिए। बिल्कुल भी संकोच मत करिए कि मेरे अड़ोस पड़ोस ने कहीं मेरी सुंदर सी आवाज सुन ली तो कहीं शर्मा ना जाए। बिल्कुल भी संकोच मत करिए। आप अपने आप पे इंडिविजुअल है, जोर से आवाज निकालिए। जितनी जोर से आप ये आवाज निकालेंगे उतना ही आप इसको अनुभव कर पाएंगे। लगभग लगभग 100 लोग हम लोग यहाँ पे अवेलेबल है, बट आवाज किसी की नहीं आ रही है। जोर से आवाज निकालिए। एक वाइब्रेशन है कि कंपन होना चाहिए आपके मस्तिष्क में, आपके कान में वो वाइब्रेशन फील होना चाहिए, आपके गाल में, आपके नाक में, आपके मुंह के अंदर वो वाइब्रेशन फील होना चाहिए, आपके स्कल में वो वाइब्रेशन फील होना चाहिए। अगर ये वाइब्रेशन फील नहीं कर रहे तो आपको और अभ्यास की जरूरत है। और जोर से इस कंपन को निकालिए, वाइब्रेशन को निकालिए। जैसे घर में कपड़ा धोने के बाद हम कपड़े को झटकते हैं, कपड़े को झटकने से कपड़े की सारी गंदगी निकल जाती है, वैसे ही जब ये वाइब्रेशन थेरेपी है, गुंजन करते हैं, भ्रामरी करते हैं, आपके मस्तिष्क का सारा स्ट्रेस, सारा टॉक्सिन्स निकलता चला जाता है। जिन्हें भी रात को नींद नहीं आती है, जिन्हें भी माइग्रेन की प्रॉब्लम है, जिन्हें भी डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, जिनका दिमाग कभी स्विच ऑफ नहीं होता, 24 घंटा दिमाग चलता रहता है, नेगेटिव पॉजिटिव थॉट्स आते चले जाते हैं, जिनका अपने मन पे नियंत्रण नहीं है, आप भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास रोज करिए, अधिक से अधिक करिए। आप देखिए कितनी स्वाभाविक रूप से आप अपने शरीर, अपने मन मस्तिष्क पे अपना नियंत्रण पाते चले जाते हैं। बहुत आराम फील करते हैं, बहुत सहज फील करते हैं। सो भ्रामरी प्राणायाम रोज रोज करिए, अधिक से अधिक इसका अभ्यास करिए। यथास्थिति गहरी लंबी सांस लेंगे और गहरी लंबी सांस छोड़ेंगे। शरीर को व्यवस्थित करिए, श्वासों को अपने नियंत्रण में लाइए। आइए इसको समअप करें। अभी अभी हम लोग ने जो अभ्यास किया प्राणायाम में, आप किसी भी बीमारी से क्यों ना ग्रसित हो, ये 3 अभ्यास अगर आप निसंकोच कर सकते हैं और अवश्य करिए। सबसे पहले अनुलोम विलोम, नाड़ी शुद्धि क्रिया और भ्रामरी प्राणायाम। ये 3 अभ्यास को अगर आप साध लेते हैं, शायद ही कोई बीमारी है जो आपके शरीर के अंदर रह जाए, मगर अब आपको उसको समय देना पड़ेगा, अधिक से अधिक बार
आधा आधा घंटा, 100 बार इसकी प्रक्रिया को करिए। तब धीरे 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 आप अपने शरीर में, अपने जीवन में चेंजेस का अनुभव करेंगे और आपकी बीमारी धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी। वैसे तो आप श्वास संबंधित सारे योग अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको चुनना ही है तो ये 3 अवश्य चुनिए और अपने जीवन में उतारिए। गहरी लंबी सांस लीजिए और गहरी लंबी सांस छोड़िए। अपने अपने स्थानों में खड़े हो जाइए। वैसे तो कोशिश हमें हमेशा की जानी चाहिए कि हम लोग मैट से नीचे उतर के धरती पे अपने कदम रखें, धरती से स्पर्श रखें, ग्राउंडिंग्स होना जरूरी है। लेकिन अगर आप असहज हैं मौसम के कारण तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए सबसे पहले एक अभ्यास करें। रात को भोजन करने के बाद हमारा मैक्सिमम ब्लड हमारे पेट के पास आके रुक जाता है, जिससे हमारा जो भोजन है अच्छी तरह से पच जाए। सुबह देखिए सृष्टि में जितने भी जीव जंतु हैं, प्राणी पक्षी हैं, वो एक अंगड़ाई लेते हैं, स्ट्रेच करते हैं, राइट, अलग अलग तरीके से। आइए उसी को और साइंटिफिक तरीके से करें, जिसे हम ताड़ आसन कहते हैं। आपके दोनों हथेली सामने, क्रॉस, अपोजिट, ऊपर सांस भरते हुए एड़ी पंजे के ऊपर खड़े, सांस छोड़ते हुए नीचे। तो जब आप ये ताड़ आसन करते हैं, आपके शरीर में जो ब्लड है वापस व्यवस्थित हो जाता है, पूरे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है। जो ब्लड आपके पेट के आसपास आके ठहर गया था, जिससे आपका डाइजेशन सही तरीके से हो, वो आपके पूरे शरीर में वापस व्यवस्थित होता चला जाता है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया प्रयास। वापस अपनी स्थिति में आएंगे। गहरी लंबी सांस लीजिए और गहरी लंबी सांस छोड़िए और आइए कुछ अभ्यास की तरफ चलेंगे। सबसे पहले हम लोग करेंगे, आपके दोनों हथेली सामने, पैर में 2 से 3 इंच का गैप, दोनों हथेली सामने। अब श्वास भरते हुए आप ट्विस्ट करेंगे राइट की तरफ, राइट अंगूठा देखेंगे, सांसों को होल्ड करेंगे जब तक आप होल्ड कर सकते हैं। वापस सांस भरते हुए मिडिल में, फिर ये अभ्यास ना केवल आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा है, जिन्हें भी बेली फैट्स, मोटापा बहुत ज्यादा है, जिन्हें भी कब्ज की प्रॉब्लम रहती है, जिनका भी खाना पचता नहीं है, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, जिनका ब्रेन और शरीर दोनों में एक गैप आता चला जाता है कि ब्रेन मैसेज दे रहा है कि चलना है, लेकिन शरीर वो मैसेज लेने में डिले होता चला जा रहा है, दिखता कहीं है, चलते कहीं है। वो जो दिक्कतें हैं, जब आप ये अभ्यास करते हैं, आपका धीरे धीरे शरीर आपके व्यवस्थित होता चला जाता है, राइट। 5 से 10, 10 से 15, 20, 25, 30 बार, जितना आप कंफर्टेबल है आप इस अभ्यास को करिए और अपने जीवन में इसको उतारिए। यथास्थिति गहरी लंबी सांस लीजिए और गहरी लंबी सांस छोड़िए। अगले अभ्यास की तरफ चलेंगे। पुनः आपके दोनों पैर में 3 से 4 इंच का गैप हो, आपका हाथ आपके कमर पे हो और हम करेंगे कटी चालन। कटी मतलब हमारा कमर, तो कमर का मूवमेंट है ये। आपका कंधा नहीं मूव करना चाहिए, केवल आपने जीरो बनाना है, गोल गोल जीरो। कटी चलन, जिनको भी स्पाइन से रिलेटेड इश्यूज है, कमर दर्द रहता है, शैटिका की प्रॉब्लम रहती है, जिनका बेली फैट्स, मोटापा बहुत ज्यादा है, इस अभ्यास को आप करते हैं तो धीरे धीरे आपका फैट कम होता चला जाता है, आपके स्पाइन में फ्लेक्सिबिलिटी आती चली जाती है, आपका पेन धीरे धीरे खत्म होता है। तो 10 to 15 टाइम्स क्लॉकवाइज, देन 10 to 15 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। कटी चालन, जीरो बनाने का अभ्यास है। आपको सिंपल एक स्टेप बता दो कैसे इसको सही तरीके से, देखिए, आगे साइड, पीछे साइड, आगे लेफ्ट, पीछे राइट,
आगे लेफ्ट। अब इसको बस सिंक्रोनाइज वे में कर लेना, बस सो सिंपल। सेम अपोजिट डायरेक्शन। बहुत बढ़िया प्रयास, बहुत सुंदर। यथास्थिति अपने अपने स्थानों में सहज रूप में खड़े हो, गहरी लंबी सांस लीजिए और गहरी लंबी सांस छोड़िए। आइए कुछ अभ्यास अपने सर्वाइकल, शोल्डर एंड स्पाइन से रिलेटेड करेंगे। अगेन आपका हाथ आपके कंधे पे और सांस भरते हुए पीछे होल्ड, जितने सेकंड होल्ड कर सकते हैं वो सांस छोड़ते हुए आगे। इसके बाद आप अपने कान को अपने कंधे से टच करने की कोशिश करें, कंधे को ऊपर नहीं करना है, कंधा आपका एक जगह पे। सांस भरते हुए होल्ड, सांस छोड़ते हुए आगे। ग्रेट। अपने एक हाथ से, राइट हाथ से अपने लेफ्ट कान की तरफ टच करेंगे और जिस तरफ का हाथ है उसी तरफ गर्दन को झुकाएंगे। तो राइट की तरफ मेरा हाथ है, लेफ्ट कान को टच किया और सांस भरते हुए जितना आप स्ट्रेच कर सकते हैं, जितना कंफर्टेबली उतना करिए, वापस उसको छोड़ दिए। फिर लेफ्ट हाथ से राइट कान की तरफ 3-3 बार इसका अभ्यास को करिए। आपको बिल्कुल भी कंधा झुकाना नहीं है, कंधा नहीं झुकाना है, कंधा एक जगह रहे, केवल ये अभ्यास है बस। केवल एक गर्दन का अभ्यास है। आप ऐसे झुकिए, ऐसे झुकेंगे तो उल्टा कमर दर्द हो जाएगा। आपका केवल गर्दन का अभ्यास है। जितना आप स्ट्रेच कर सकते हैं स्ट्रेच करिए। ग्रेट। आपका हथेली राइट कनपट्टी की तरफ, राइट वाला, हथेली से इस तरफ पुश करना है, गर्दन को अपोजिट पुश करना है। ध्यान रखिए दोबारा गर्दन नहीं हिलनी चाहिए। आप गर्दन ऐसे ऐसे मत करिए, गर्दन स्ट्रेट रहे। आप केवल गर्दन फर्म रहेगा, यहाँ कहीं भी गर्दन मूव नहीं करता। राइट। अपने फिंगर्स को क्रॉस करिए, पीछे लेके जाइए। अब हथेली को आगे की तरफ, गर्दन को पीछे की तरफ। अब गर्दन को आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। अब हल्का हल्का सा श्वास लेते हुए राइट से, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट से गर्दन को घुमाइए आराम आराम से। 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। आपको कमर पे अपना हाथ रखें तो और सहज रूप में आप इसको कर पाएंगे।
यथास्थिति। आइए अन्य अभ्यास की तरफ चलें। आपके पैर में 3 से 4 इंच का गैप। अब श्वास भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, हस्त पाद आसन। सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए नीचे, हस्त पादासन। आप अपने हथेली से अपने पैर को टच करते हैं। देखिए, हम अपने बड़े बुजुर्गों का पैर का अंगूठा छूते थे, वो हमें आशीर्वाद देते थे। धीरे धीरे वो पैर छूना पैर के उंगलियों से ऊपर उठता हुआ घुटने तक चला गया, फिर कमर तक चला गया, और अब यही होता है, हम झुकते ही नहीं है। जब हम हस्त पादासन करते हैं, हमारे शरीर के अंदर जो इलेक्ट्रिकल चैनल है, बैलेंस है, वो सर्किट कंप्लीट होता है। हम सब के अंदर एक इलेक्ट्रिकल चैनल है, बिजली का एक कॉम्बिनेशन है। तो जब हम हस्त पादासन करते हैं, अपने दोनों हाथों से अपने पैर को टच करते हैं, हमारे इलेक्ट्रिकल जो चैनल से डिस्टर्ब हो गए वापस सर्कुलेट होके कंप्लीट होता है, हमारा सर्किट कंप्लीट होता चला जाता है। आप जितना झुक सकते हो उतना झुकिए। कोई जरूरी नहीं कि अगर आपका पैर टच नहीं होता तो अभ्यास ही नहीं करेंगे। आप जितना कर सकते हैं करिए। धीरे 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 आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती चली जाती है। इसका मतलब नहीं कि अगर आप अपना पैर छू ही नहीं सकते तो आप करेंगे ही नहीं। हो सकता है किसी को कमर दर्द की बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकता है किसी का मध्य प्रदेश बहुत ज्यादा आगे हो। दोनों ही कंडीशन में इसमें दिक्कत आती है। अब जितना आप इतने ही झुक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। धीरे 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 आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती बढ़ती, धीरे 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 फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती बढ़ती आप नीचे तक आते चले जाएंगे। राइट। बट कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ग्रेट, बहुत सुंदर। सहज होइए, यथास्थिति में आइए, गहरी लंबी सांस लीजिए और गहरी लंबी सांस छोड़िए। श्वासों को अपने नियंत्रण में लाइए और अगले अभ्यास की तरफ चलेंगे। और अगला अभ्यास त्रिकोणासन। आपके पैर में 4 से 5 इंच का गैप हो। मैं लेफ्ट हाथ से अपने राइट पैर के अंगूठे को टच करता हूं और राइट हाथ के अंगूठे को देखता हूं, फिर अल्टरनेट। जो जितना झुक सकता है उतना ही झुके। अगर आपको शरीर में कहीं कष्ट महसूस होता है तो उसको मत करिए। ग्रेट, यथास्थिति। सहज होइए, गहरी लंबी सांस लीजिए और गहरी लंबी सांस छोड़िए। अगले अभ्यास की तरफ चलेंगे। अगला अभ्यास स्पेशली जिनका घुटने की दिक्कत बहुत ज्यादा है, घुटनों में दर्द रहता है, स्टिफनेस रहता है, स्वेलिंग आ गई है, अकड़ाहट रहता है, पैरों में पेन रहता है, जिनका घुटना बदला जा चुका है, जिनका नी ट्रांसप्लांटेशन हो चुका है, वो इसको अवॉइड करेंगे, वो ना करें। आपके पैर में 3 से 4 इंच का गैप, दोनों हथेली सामने, और जैसे हम कुर्सी में सोफे में बैठते हैं, सांस भरते हुए होल्ड, वापस ऊपर, सांस भरते हुए जितने सेकंड होल्ड कर सकते हैं होल्ड करिए, वापस आइए। तो मिनिमम 5 टाइम्स, धीरे धीरे इसको बढ़ा के 15 से 20 से 25 30 बार करिए। देखिए आपके घुटनों में जो दिक्कत आ रही है, जो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी में इशू आ रही है, जो पेन हो रहा है, स्वेलिंग है, धीरे धीरे खत्म हो जाता है। हमारे शरीर में जो वायु होती है वो हमारे घुटनों के बीच में जो गैप्स होते हैं, हमारे जितने भी स्पाइन के जितने भी जोड़े हैं, जॉइंट्स हैं, उसमें जाके फंसना शुरू हो जाती है। उसके अंदर जो फ्लूइड्स है वो निकलता चला जाता है। जब आप ये अभ्यास करते हैं, एक कंप्रेशन क्रिएट होता है, वो वायु उसमें से रिलीज हो जाती है और आपका जो जॉइंट्स है वापस फ्लेक्सिबल होता चला जाता है। आइए इसी के साथ साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास हम करेंगे, सीखेंगे। आपके शरीर में मल 5 रूट से निकलता है। मल मतलब
पोटी भी होता है, मल, मूत्र, पसीना, श्वास व आंसू। आइए एक आसन सीखें जो सारे मल को आपके शरीर से निष्कासित करने में एक साथ आपके शरीर की मदद करता है। इसे मल आसन भी कहा गया है। आपके पैर में 3 से 4 इंच का गैप, और पूरी सृष्टि में, पूरी कायनात में जितनी शक्ति अपने शरीर के अंदर, उसको अनुभव करिए। सांस भरते हुए आप बैठते हैं, आपका कोहनी आपके घुटने पे टच होता है, सांसों को होल्ड किया, जितने सेकंड आप होल्ड कर सकते हैं होल्ड करिए। वापस पुनः, बहुत सुंदर अभ्यास। तो जब आप धीरे धीरे इसका अभ्यास करेंगे, आप देखिए आपके शरीर में जितना भी डलनेस है, जितना भी कब्ज गैसेस की प्रॉब्लम है, जितने भी मल अवरुद्ध हो चुके हैं, चाहे यूरिन नहीं आ रही, चाहे पोटी नहीं आ रही, जो भी मल आपके शरीर में अवरुद्ध है, वो धीरे धीरे रिलीज होती चली जाती है। ग्रेट, बहुत बढ़िया। एक लास्ट अभ्यास हम खड़े खड़े करेंगे। जनरली किडनी पेशेंट में स्पेशली में हमने देखा है कि उनको यूरिन नहीं आता, ड्रिप ड्रिप आता है, कम आता है। कारण हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है वो एक मांस, एक मसल है, वो स्क्वीज हो चुका होता है, उसका जो गैप है वो सिकुड़ चुका होता है। आइए एक अभ्यास करें, सीखें और उस मसल्स को थोड़ा ओपन होने का मदद करें, और जो यूरिन आपका ऑलरेडी बना हुआ यहाँ पे पड़ा हुआ है वो निकलना शुरू हो जाता है। इस अभ्यास को वैसे तो कंगारू जंप कहते हैं। अपने दोनों हाथ ऊपर और जंप। जो हाथ ऊपर नहीं कर सकते वो ऐसे ऐसे भी जंप कर सकते हैं, ऐसे ऐसे भी कूद सकते हैं। जब हम इस तरह जंप करते हैं, हमारा यूरिनरी ब्लैडर अगेंस्ट ग्रेविटी खींचता है, जो मसल्स हैं वो ओपन होना शुरू होते हैं, और यूरिन जिनका कम आ रहा है, नहीं आ रहा है, वो धीरे 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 आना शुरू हो जाता है, निकलता चलाता है। किडनी पेशेंट्स में एक मन में होता है कि कहीं किडनी मेरी गिर न जाए, वो पक्का हुआ आम नहीं है कि टपक जाएगा। आप बहुत ही एक्टिव हैं, आप एक्टिव रहिए। देखिए बचपन में हम लोग स्किपिंग करते थे, रस्सी, है ना, तो अब क्यों नहीं कर सकते हैं? रस्सी कूदिए। हम लोग भाई बहन होते थे, दो पकड़ते थे, दो घुस जाते थे, निकल जाते थे, हम खेलते थे। अब हम लोग ने गेम खेलना बंद कर दिया, हम इंडोर गेम्स केवल मोबाइल और कंप्यूटर में बस करेंगे। आप स्किपिंग करिए, खेलिए, कूदिए, कुछ भी करिए। हमारे हट में नेचुरोपैथी डिपार्टमेंट में स्किपिंग रोप है, लीजिए, करिए, खेलिए, अपने जीवन को एकदम एक्टिव बनाइए। राइट, बहुत सुंदर। देखिए कई बार जीवन में ऐसा होता है कि हमारे शरीर में कोई ना कोई एक दिक्कत रहती है, और हम हर टाइप के टेस्ट करा लेते हैं, जितने मर्जी डायग्नोसिस करा लीजिए, और मॉडर्न मेडिसिन में डॉक्टर्स तो उसको समझ ही नहीं पाते हैं, और हम दवाइयां खाते रहते हैं, मगर उसका कहीं पे भी इलाज नहीं होता, क्योंकि बीमारी पकड़ में ही नहीं आती। और वो है हमारा नाभि का अपने स्थान से हिल जाना, नेवल डिस्प्लेसमेंट, धरण का हिलना। नाभि, नेवल, धरण, जिसे सेकंड ब्रेन भी कहा गया है। जब बच्चा मां के गर्भ में होता था, इसी नाभि द्वारा ही वो न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन अपना फीड लिया करता था। तो ऐसा क्या कारण है कि डिलीवरी के बाद वो नाभि इनएक्टिव हो जाती है? बिल्कुल भी नहीं होती, वो उतने ही एक्टिव है जितने आप हैं। नाभि से हमारे एक एक अंग के तार जुड़े रहते हैं। नाभि अपने स्थान से जब हिल जाती है तो हमें शरीर में अनेकों अनेकों कष्ट आते हैं, जैसे कब्ज का होना, एसिडिटी का होना, खाना का ना पचना, फीमेल्स में गैनी डिसऑर्डर्स होना, लगातार एक पेन हमारे एब्डोमेन के आसपास रहना, डिस्कम्फर्ट रहना, किसी चीज को खाने पीने में मन नहीं लगना, वॉमिटिंग लगातार आते रहना, अन्य 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 प्रकार की बीमारी। आइए सबसे पहले देखें कि नाभि को चेक कैसे करते हैं कि मेरी नाभि अपने स्थान में है या नहीं। आपके दोनों फिंगर्स के बीच में ये स्पेस, यहां हल्का सा दबाइए।
अगर इसको दबाने से पिन जैसी चुभन होती है, दर्द होता है, यानी कि अगर मैं लेफ्ट की तरफ ले रहा हूं तो अगर मैं यहां पे दबा रहा हूं और मुझे दर्द है, यानी कि मेरा लेफ्ट साइड धरण अपने स्थान से मूव कर गया। अगर मैं राइट हैंड में दबाता हूं और अगर राइट हैंड में भी दर्द हो रहा है, यानी कि मेरा धरण ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया, सेटल हो गया। दूसरा तरीका है देखने का, आप अपने दोनों कोनों को मिलाएं, हथेली को मिलाएं और इन फिंगर्स के जो भी रेखाएं उसको देखिए। अगर वो एक साथ सिंक्रोनाइज है, लाइन आपस में मिल रही है, जुड़ी है, तो ठीक है। अगर वो आगे पीछे ऊपर नीचे है, यानी कि आपका धरण हिल चुका है। जब आप बेड के ऊपर लेटते हैं, आपका पैर स्ट्रेट है, आपके अगर अंगूठे एक साथ हैं तो ठीक है, अगर आगे पीछे है तो यानी कि आपका धरण हिल चुका है। मेल्स में हम एक धागा लेते हैं, एक धागा का निप्पल नाभि पर रखते हैं और एक निप्पल पर रखते हैं। नाभि वाले हथेली को वहीं रखते हैं और निप्पल वाले को मूव करते हैं। अगर इसके डिस्टेंस में फर्क है तो नाभि धरण अपने स्थान से हिल गया। अनेकों अनेकों तरीके हैं, लेकिन इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, आइए इसको समझे, जाने और सीखें। आपका हथेली राइट, अब एक दो फिंगर से इस रिंग फिंगर को पकड़े और मेरे साथ साथ जोर से बोलिए, धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश। धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश। धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इस पंच तत्व से हम बन रहे हैं, पंच महाभूत से बने। इस पंच तत्व के बैलेंस खराब होने से हम बीमार पड़ते हैं, इसको हम वापस बैलेंस करते हैं। दूसरे हथेली से भी करिए, धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश। धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो 5 बार इस हथेली से, 5 बार इस हथेली से करते हैं तो धीरे धीरे ही से ही आपका धरण सेटल होना शुरू हो जाता है। दूसरा तरीका, आपका ये हाथ, इसको हल्का सा लूज करिए और यहां पे जो मसल्स होता है उसको पकड़िए और 3 बार उसको झटके, 1 2 3। दूसरे हाथ से 1 2 3। तो 5 बार इस हाथ से, 5 बार इस हाथ से करते हैं। तो ये दूसरा तरीका है अपने धरण को, अपने नाभि को अपने स्थान पे लाने का। देखिए, जैसे मैं अभी आप लोग के साथ डिस्कस कर रहा था कि हम सबके आसपास एक ऑरा होता है, एक चक्र होता है, एक आभा मंडल होता है। वो आभा मंडल, वो ऑरा जब डिस्टर्ब होता है तब हम बीमार पड़ना शुरू होते हैं। हमारे शरीर में चक्र होते हैं, जिसे हमने कुंडलिनी के नाम से जाना है। वो चक्र 7 चक्र होते हैं। वो चक्र जब डिसबैलेंस होते हैं, कमजोर पड़ते हैं, तो हम बीमार पड़ते हैं। आइए एक अभ्यास सीखें, करें और ना केवल अपने आभा को, अपने चक्रास को हम मजबूत करें, बट हम अपने धरण को भी सेटल करते हैं। अगेन आपके फिंगर्स और मेरे साथ साथ बोलेंगे जोर से और एक ध्वनि के साथ, एक म्यूजिक। हर चीज में एक म्यूजिक है। वो जैसे मंत्र पढ़ते हैं एक ध्वनि के हिसाब से, एक म्यूजिक से, वैसे हर चीज एक ध्वनि के हिसाब से होती है, तभी उसका इफेक्ट आता है। तो लम, वम, रम, यम, हम, ओम इज AUM, ओ एंड ओम। आइए दोबारा करें, लम, वम, रम, यम, हम, फिर साथ से 5 बार इस हथेली से और 5 बार इस हथेली से, लम, वम, रम, यम, हम,
5 बार इस हथेली से करते हैं, 5 बार आप इस हथेली से करते हैं, ना केवल आपका धर्म आपके स्थान पे आता चला जाता है, मगर आपके जीवन में जो चक्रास हैं वो भी बैलेंस होते चले जाते हैं, एक्टिव होते चले जाते हैं, कुंडलिनी आपकी धीरे धीरे जागृत होती चली जाती है, जो आभा मंडल, जो ऑराज आपके आसपास हैं वो भी मजबूत होते चले जाते हैं। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ ऑरा का, कि हम किसी अनजान से मिलते हैं तो लगता है कितना पुराना बिछड़ा हुआ दोस्त मिल गया है, और किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो उसको देखने का भी मन नहीं करता है। वो होता है ऑरा। जब आपका ऑरा किसी ऑरा के साथ इंटरैक्ट होता है, आपके अनुकूल जो होता है वो आपके मन को, आपके मस्तिष्क को, आपके हृदय को अच्छा लगता है। जो आपके अनुकूल नहीं है वो आपको अच्छा नहीं लगता है। उस ऑरा को आप मजबूत करिए, जिसे हम सिक्स सेंस के रूप में भी जानते हैं। आइए लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक अभ्यास करें। हंसना जीवन में बहुत जरूरी है। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। जब हम हंसते हैं, जब हम मुस्कुराते हैं, हमारे जीवन में केवल खुशियां ही खुशियां होती हैं। हम अपने सामने वालों को भी एक रिफ्लेक्शन देते हैं खुशी का, उस ऑरा का। क्योंकि इस तनाव भरी जिंदगी में हमने हंसना तो बहुत दूर, मुस्कुराना भी बंद कर दिया। आइए वापस उसको रिगेन करें, अपने अंदर के बच्चे को, अंदर के जो बचपना है उसको वापस बाहर निकालें और खिलखिला के हंसना शुरू करें। आइए नकली हंसी से शुरू करेंगे और धीरे धीरे ओरिजिनल में अपने आप स्वतः ही क्रिएट हो जाएगी। मैं भी रावण हूं। देखिए हम पंजाब की धरती में हैं और पंजाब का स्पेशल ड्रिंक लस्सी। तो अपने दोनों हाथों में लस्सी का ग्लास को अनुभव करिए, अपने पैर में थोड़ा सा गैप दीजिए और अच्छी तरह से लस्सी को मिला के पीना है। देखिए कई बार ऐसा होता है कि हमारे कपड़ों में चींटियां, ये कीड़े घुस जाते हैं, तो अनुभव करिए कि खूब सारे चींटियां आपके कपड़े में घुस गई हैं और हंसते से चींटियों को, कीड़ों को निकाला बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, ग्रेट। अपने अपने स्थान में बैठ जाइए। बैठ जाइए प्लीज, 5 मिनट और। देखिए हम लोग एक सामाजिक प्राणी है, हम लोग समाज में रहते हैं, एक दूसरे के साथ हम लोग इंटरेक्ट करते हैं। ये जो पंच महाभूत है, जो प्रकृति है, वो हमें हमेशा निश्चल रूप में कुछ ना कुछ देती रहती है। जैसे सूर्य है, वो अपनी एनर्जी, वो अपनी शक्ति सबको देता है, उसमें कोई भेद या भाव नहीं, कोई गरीब या अमीर नहीं होता। जो वायु है वो सबके लिए समान है, जो धरती माँ है वो सबके लिए है, जो पवन है वो सबके लिए है। जिस तरह हम अगर किसी से कोई चीज लेते हैं तो यह हमारा धर्म बनता है कि हम बदले में उसको कुछ ना कुछ अवश्य दें। तो ये जो प्रकृति है, जो फ्री में हमें मिली है, जिसका हम कोई मोल नहीं देते हैं, कम से कम हम कृतज्ञ तो हो सकते हैं, उसका धन्यवाद तो दे सकते हैं, एक शुक्राना तो दे सकते हैं। आइए एक संगीत के द्वारा, एक म्यूजिक द्वारा मैं उस प्रकृति को, उस परमपिता परमेश्वर को अपने मन के भाव से धन्यवाद करता हूं। आइए शायद ये संगीत, ये म्यूजिक आपने पहले कभी सुना हो, इस भाव से, इस ग्रेटिट्यूड से उसको सुने, उस प्रकृति की तरफ अपना धन्यवाद
देते रहें। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। अपने आंखें बंद रखिए, अपने हाथ को ऊपर उठाइए उस परम पिता परमेश्वर की तरफ और कहिए, हे ईश्वर, तूने बहुत कुछ दिया ईश्वर, मैं ही नहीं संभाल पाया ईश्वर। मेरे जाने अनजाने में किए हर गलतियों के लिए क्षमा कर ईश्वर। मैं आपका पुत्र हूं ईश्वर, क्षमा दान ईश्वर। मेरे सारे कष्टों को दूर कर ईश्वर। मेरे सुख, शांति और स्वास्थ्य प्रदान कर ईश्वर। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।